आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में आज हम बात करेंगे कार्ल रीटर की। आप सब जानते हो कार्ल रीटर के बारे में कि वो एक प्रादेशिक भूगोल के प्रवर्तक थे और हम इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रीटर को निगमनात्मक उपागम डिडक्टिव रीजनिंग के लिए जाना जाता है। रीटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है। डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ गई तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई वो अनुभविक विज्ञान में विश्वास रखते थे, एम्पिरिकल साइंसेस को वो वेटेज देते थे। उन्होंने बहुत कम क्षेत्र प्रेक्षण किए थे, बहुत कम यात्राएं की थी आर्मचेयर ज्योग्राफर के रूप में, इसीलिए उनका नाम लिया जाता है। लेकिन फिर भी उनकी जो दृष्टि थी प्रादेशिक भूगोल की राइटिंग में, वो कहीं न कहीं एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच वाले व्यक्ति थे और वो हमेशा इस बात पे बिलीव करते थे कि साइंटिफिक वर्ड में हम यदि कुछ कंट्रीब्यूट करें तो उसके अंदर अनुभविक प्रणाली जो है वो हमें अपनानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक शब्द मिलता है रीटर के लिए कि वो टेलियोलॉजिस्ट थे, वो उद्देश्यवादी थे। टेलियोलॉजिस्ट जब हम कहते हैं किसी को तो हम ये जानते हैं कि बात ईश्वरीय आस्था की तरफ जाती है और वहाँ पर बहुत सारी बातें जो आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनके लिए ये मान्यता ले ली जाती है कि ये व्यवस्था ईश्वर प्रदत्त है। तो ये दोनों एक तरह से थोड़ा सा ऑपोजिट धाराएं लगती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि रीटर केवल और केवल सीमित क्षेत्र के लिए, जिसके बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित था और जिसको मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, केवल उसी के इंटरप्रिटेशन के लिए टेलियोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया था। अदरवाइज हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि रीटर डिडक्टिव रीजनिंग स्कूल के थे, वो निगमनात्मक स्कूल के थे, जिसमें ये बात देखी जाती है कि हमें यदि जब हम कोई चीज़ वर्णित करते हैं, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, चाहे वो प्रदेश का वर्णन ही क्यों न हो, उसमें हमें सत्यता की जांच की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें जो पहले से जो सामान्य नियम, सामान्य दशाएं हमें देखने को मिलती है, जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंतर्गत या जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, हमें उन सामान्य दशाओं की स्थिति को प्रदेश के अंदर जांचना चाहिए। रीटर ने एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था अर्धकुंडे नाम से, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के वर्णन की कोशिश की थी। आपको पता होगा कि हिकेटियस और स्ट्रैबो जैसे विद्वानों ने भी लगभग इसी प्रकार से योजना बनाई थी, लेकिन उस समय और रीटर के समय में बहुत अंतर आ चुका था। उस समय तक विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों का हमें ज्ञान था और काफ़ी हद तक जो मनुष्य की जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो काफ़ी समृद्ध हो चुकी थी। एक और विशेष कंट्रीब्यूशन है रीटर का, जिसके लिए हम रीटर को याद करते हैं, और वो है उनका अनेकता में एकता का सिद्धांत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके अंदर वो ये मानते हैं कि कोई प्रदेश जिसको हम अध्ययन के रूप में चुनते हैं वो एक इकाई के रूप में है और वो इकाई उसके अंदर समांग गुणों के कारण आती है। दैट मीन्स अ रीजन विच वी आर studying is considered as a unit, and that particular unit gets a different type of personality due to some specific characteristics. तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के रूप में एक यूनिक आइडेंटिटी के रूप में रीजन इमर्ज होता है, उसके पीछे देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे कारक उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। उन कारकों की अंतर्निर्भरता, उन कारकों की इंटरडिपेंडेंस और उन कारकों का जो समेकित स्वरूप है, वो उस प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान देता है। तो वो समेकित स्वरूप देने वाले तत्व अनेक हैं
और वो अनेक तत्व मिलकर एक विशिष्ट संगठन के अंदर जब हमें दिखाई देते हैं, when we have a different kind of organization of all these elements, then we get a different kind of personality of a region. तब हमें एक प्रदेश मिलता है जिसकी पर्सनालिटी आसपास के क्षेत्रों से थोड़ी सी भिन्न होती है, और उसके अंदर किन्हीं विशिष्ट चरित्रों को लेकर हमें समानता, अर्थात हमें उनके अंदर उसके अंदर होमोजेनिटी दिखाई देती है, जिसके आधार पे हम उस प्रदेश का सीमांकन करते हैं। इस भूमिका के साथ हम शुरू करते हैं कार्ल रीटर को। शब्द जो हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना है। पीरियड देखिए, बहुत कुछ हमबोल्ट से मिलता जुलता है, 1779 से लेकर 1859, ठीक है, 1779 से 1859। ये डेथ का जो समय था वो दोनों का एक ही वर्ष है, 1859, और कुल मिला के वेरेनियस और कांट के साथ हमबोल्ट और रीटर, इन सब को मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आधुनिक भूगोल की नींव रखी। जर्मनी में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और रीटर का जो कार्य था वो मूलतः दूसरों के प्रेक्षणों पर आधारित था, लेकिन ध्यान रखना प्रेक्षणों पर आधारित था, ठीक है। इसका मतलब कि वो दूसरों के कार्यों को भी स्वीकार करने से पहले वो ये मानते थे कि हाँ भाई वो वैज्ञानिक दृष्टि से कितने सही हैं। स्वयं द्वारा किए गए प्रेक्षण और यात्राएं यूरोप तक सीमित थी, इसीलिए हम इनको कह देते हैं आर्म चेयर ज्योग्राफर, क्योंकि ये ज्यादा, जैसे हमबोल्ट था, हमबोल्ट क्षेत्र भ्रमण में बहुत विश्वास करता था और उसने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया था, ठीक है। लेकिन रीटर के केस में ये है कि उनके जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन द फील्ड वो बहुत लिमिटेड थे। अनुभविक विज्ञान का पक्षधर था, एम्पिरिकल साइंस को फॉलो करता था, और यही कारण है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये निगमनात्मक उपागम को बिलोंग करते थे या उसके प्रवर्तक थे, क्योंकि अनुभविक विज्ञान को जो पक्ष लेगा तो निश्चित रूप से वो या तो आगमनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ेगा या निगमनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ेगा। ईदर ही और शी विल फॉलो इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। आर्म चेयर ज्योग्राफर की इसको संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि हालांकि रीजनल ज्योग्राफी का सबसे बड़ा, अपने समय का सबसे बड़ा अकाउंट देने वाला विद्वान जो है वो खुद क्षेत्र भ्रमण में इतना उत्सुक नहीं था, ठीक है, इसलिए इनको आर्म चेयर ज्योग्राफर के रूप में जाना जाता है। रीटर ने मानव और उसके पर्यावरण के साथ सहसंबंध के अध्ययन पर बल दिया था। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। उनकी पूरी राइटिंग में जब आप देखोगे, जब वो मानव समुदायों का वर्णन करते हैं तो वे उसकी पर्यावरण के साथ में अंतर संबद्धता को सदैव प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। रीजनल ज्योग्राफर था, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन को सबसे महत्वपूर्ण मानता था। 1804 में उनकी पुस्तक आई थी यूरोप का भूगोल। 1811 में फिर इसके 2 खंड और प्रकाशित हुए। यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। यूरोप के भूगोल से उन्होंने प्रादेशिक लेखन शुरू किया था जो पुस्तक के रूप में आगे आया, और आप जानते हो कि वो जाने जाते हैं। उनकी 1817 के अंदर जो पहली वॉल्यूम आया था उनकी पुस्तक अर्धकुंडे का, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फेमस हुए। शाब्दिक अर्थ होता है भूविज्ञान अथवा पृथ्वी का विज्ञान। संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन इसके अंदर मूल उद्देश्य था, ठीक है। अर्धकुंडे पुस्तक लिखने के पीछे रीटर का मूल उद्देश्य था विश्व के भूगोल का वर्णन प्रस्तुत करना। टोटल उसने 19 वॉल्यूम लिखे थे। 19 वॉल्यूम लिखने के बावजूद भी, क्योंकि रीटर भी ये विश्वास करता था कि अभी उसके पास में टाइम है और वो विस्तारित यूरोप का भूगोल लिखेंगे, लेकिन वो यूरोप की विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए थे, ठीक है। ईश्वर में आस्था का प्रतिबिंब आता है उनकी लेखनी में, अर्थात वो थियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई
रीटर जो था वो आनुभविक विज्ञान का पक्षधर था, और दूसरी तरफ देखते हैं कि ईश्वरीय आस्था में विश्वास रखता था। तो हमें कहीं कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देना है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है, लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए इस बात को लेकर कि वो केवल और केवल कुछ पक्ष थे जिनके बारे में वैज्ञानिक तथ्य जुटाना संभव नहीं था, जो हमारे लिए हमारे तात्कालिक ज्ञान के आधार पर हम उन प्रश्नों के ऊपर निरुत्तर थे। केवल उन्हीं को उन्होंने ये माना कि ये ईश्वरीय रचना का भाग है। अदरवाइज वो अपनी राइटिंग्स के अंदर निश्चित रूप से एम्पिरिकल अप्रोच वाले विद्वान थे। पृथ्वी की रचना ईश्वर की योजना का प्रमाण है, ऐसा तक उन्होंने लिखा था। तो इसके आधार पे हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि रीटर उद्देश्यवादी थे, थियोलॉजिस्ट थे। 1819 में फ्रैंकफर्ट में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। ध्यान रखना, ये वो समय है जब बहुत सारी बार हम शिफ्टिंग देखते हैं विद्वानों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह ज्योग्राफी डिपार्टमेंट खुल रहे थे। 1920 में बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यापन के लिए प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हुई, और 1925 में बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल विषय हेतु प्रवक्ता पद का सृजन करने के साथ साथ स्वयं 1825 से लेके और 1859 तक अर्थात मृत्यु पर्यंत बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रवक्ता बने रहे। तो शुरुआत इतिहास से की थी, उस समय वहां भूगोल विभाग नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां भूगोल के लिए प्रोफेसर का पद सृजित हुआ, तो फिर ये भूगोल के प्रोफेसर के रूप में वहां सेवा देने लगे। ठीक है। अब 1828 में बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। मात्र डिपार्टमेंट खुलने के 3 साल के भीतर भीतर और ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना करना, जो आगे जाकर बहुत बड़ा केंद्र रहा पूरी जर्मनी में ज्योग्राफिकल राइटिंग का। क्योंकि आप इस फैक्ट को बहुत छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन मत के रूप में मत देखिएगा। जब बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी हुई तो धीरे धीरे बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, तो विद्वान आपस में मिलने लगे और ज्योग्राफी में क्या कुछ हो रहा है धीरे धीरे वो चीज़ लोगों तक पहुंचने लगी, उसके ऊपर आपस में डिस्कशन होने लगे और वो चीज़ प्रचारित होने लगी। क्योंकि ये वो समय था जब यूरोप में भूगोल पैर पसार रहा था। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ज्योग्राफी के उस समय तक थे नहीं, वो बनने वाले थे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस तरह की जब सोसाइटी बनती है तो बहुत जल्दी सोसाइटी अपने जर्नल्स लेकर आती है, शोध पत्रिकाएं लेकर आती है। तो फिर बाद में जब शोध पत्रिकाएं आती है तो लोगों को मौका मिलता है उनके अंदर अपनी राइटिंग्स के साथ कंट्रीब्यूशन देने का, और वहीं से फिर जो पढ़ने लिखने वाला समुदाय है उसके बीच में विषय की नवीन प्रवृत्तियां जो है वो प्रसारित होती हैं और विषय समृद्ध होता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने 1828 में बर्लिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, क्योंकि पूरी जर्मनी में ज्योग्राफी के मूवमेंट में इस तरह के स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कार्ल रीटर के बारे में जब हम इतना पढ़ लेते हैं तब ये स्लाइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम देखते हैं कि ही गेव द ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी के बारे में हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पिछली ही स्लाइड में एक चीज देखी थी कि अर्धकुंड, जिसका मीनिंग है भूविज्ञान या पृथ्वी का विज्ञान, जिसका मीनिंग है भूविज्ञान या पृथ्वी का विज्ञान, तो ही इज टेकिंग अर्थ एज अ यूनिट। ठीक है, बड़े स्तर पर वो भूमि को एक इकाई के रूप में ले रहा है। सो एंड यदि जब हम ये कह रहे हैं कि वो बड़े स्तर पर भूमि को एक इकाई के रूप में ले रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वो कहीं न कहीं ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने कहा कि द अर्थ इज अ कॉस्मिक इंडिविजुअल विथ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, उनमें से पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है, लेकिन एक बहुत
विशिष्ट योजना के साथ, एक बहुत विशिष्ट संगठन के साथ। The exploration of this individuality of the earth is the task of geography। और भूगोलविद का और भूगोल का यही काम है कि वे इस पृथ्वी की जो विशिष्ट पहचान है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करे, उसका उसका अन्वेषण करे। ये ज्योग्राफी का मूल ध्येय होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई अगेन वी कैन से दैट ही गेव द ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी। क्योंकि इस लाइन से साफ पता लगता है कि रीटर पूरी पृथ्वी को एक इंडिविजुअल कॉस्मिक यूनिट के रूप में लेता है, एक 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 आकाशीय पिंडों में एक विशिष्ट आकाशीय पिंड की इकाई के रूप में देखता है, जो अन्यों से बहुत सारे संदर्भों में बिल्कुल भिन्न और एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाली है, ठीक है। और उसी इंडिविजुअलिटी का अध्ययन, वही जो उसकी विशिष्टता है, उसी के अध्ययन को भूगोल समर्पित होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो वो पृथ्वी के जो 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 समेकित भूगोल की बात करता है, यूनिवर्सल लॉज की जब बात करता है, तो वो कहता है कि ये इसी तरह है जैसे एनाटॉमी ऑफ अर्थ। जैसे हमारे एक ह्यूमन बॉडी की एक एनाटॉमी होती है ना, ठीक है, और उसके अंदर हम सबकी बॉडी में हमारी जो लीवर की फंक्शनिंग है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग है, ठीक है, वो फंक्शनिंग जो है वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन लॉज एंड प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। उसी तरह वो कह रहा है कि आप यूनिवर्सल लॉज को इस तरह देखिए जैसे कि वो एनाटॉमी ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। उस तरह उनको देखने की जरूरत है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अफ्रीका के अध्ययन में भी उसकी रुचि थी। रीटर पूरी तरह से दास प्रथा और प्रजाति विभेद का घोर विरोधी था। ध्यान रखना, ये एक समानता थी रीटर और हम्बोल्ट, है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि ये लोग कहीं भी जो मनुष्य समुदाय है, अलग अलग मनुष्य समुदाय हैं, उनके अंदर किसी प्रकार के भेद को ये प्रमोट नहीं करते थे। रीटर के अनुसार पृथ्वी एक विशिष्ट संगठन वाला आकाशीय एकाकी पिंड है, जिसकी हमने बात की थी, विशिष्ट संगठन वाला। और इसकी इन एकाकी विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल विषय की मूल विषय वस्तु है, ठीक है। 19 खंडों में उनका जो सबसे फेमस वर्क अर्धकुंडे आया। अर्धकुंडे के जो 19 खंड थे, उसमें एशिया और अफ्रीका का भौगोलिक वर्णन ही प्रस्तुत कर पाया था, जबकि हम देख रहे हैं कि वो खुद यूरोप से है। वो यूरोप का बहुत विस्तारित वर्णन करना चाहते थे आगे आने वाले खंडों में। रीटर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के अध्ययन के साथ साथ अलग अलग छोटी छोटी प्रादेशिक इकाइयों का अध्ययन। ये ध्यान रखना कि जब हम ये देखते हैं, ये सेंटेंस जब हमारे सामने आता है, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी, हमारे दिमाग में सीधी बात आती है that he is a man, और ये दूसरा सेंटेंस, इन दोनों को देख के, that he is a man from systematic school of geography, सीधा ये दिमाग में आता है। जबकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि he is a man from the regional school of geography। ये प्रादेशिक स्कूल से है, ना कि ये सिस्टमैटिक स्कूल से, है ना। ये क्रमबद्ध भूगोल से ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है वो रीजनल ज्योग्राफी में है। लेकिन ये बात क्यों आ रही है, इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, फिर पढ़ रहा हूं मैं, पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के अध्ययन के साथ। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि वी मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द ऑर्गेनिक व्यू ऑफ अर्थ। ये इसको स्वीकार कर रहा है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के अध्ययन के साथ साथ, तो ये ऑर्गेनिक व्यू को स्वीकार करते हुए चल रहे हैं। अर्थात ये कहीं भी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के प्रमोशन के विरोध में नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप द्वैतवाद पढ़ोगे तो आपको प्रादेशिक भूगोल के पक्ष में रीटर के बयान देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ये दृष्टि क्लियर होनी चाहिए कि रीटर प्रमोट कर रहा है प्रादेशिक भूगोल को, लेकिन वो द्वैतवाद को प्रमोट नहीं कर रहा है। प्रादेशिक भूगोल की
नो डाउट वो प्रादेशिक भूगोल के लिए समर्पित विद्वान थे, लेकिन वो कहीं भी यहाँ द्वैतवाद को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहली लाइन देखिए जब वो भूगोल का उद्देश्य की बात करते हैं, पृथ्वी सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के अध्ययन के साथ साथ, ठीक है। सो वी मस्ट स्टडी about the various elements phenomena which are taking place over the earth's surface, but at the same time उसी के साथ साथ अलग अलग छोटी छोटी प्रादेशिक इकाइयों का अध्ययन है। That means we must focus ourselves on the study of small segments of the earth's surface. हमें जो पृथ्वी की सतह है उस पर जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रीटर का जो स्टैंड है, क्योंकि आप रीटर को द्वैतवाद में भी पढ़ोगे, तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि रीटर क्या कहना चाहता था, रीटर का प्रादेशिक उपागम क्या था। प्रादेशिक उपागम को देखते हुए एक सिस्टमैटिक ज्योग्राफर जैसी बात आती है, ऑर्गेनिक व्यू अबाउट द अर्थ, ठीक है। वो क्या है, वो सिस्टमैटिक स्कूल से से ज्यादा मेल खाता हुआ विचार है। तो रीटर वास्तव में सिस्टमैटिक ज्योग्राफर था या रीजनल ज्योग्राफर था, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वो सिस्टमैटिक अप्रोच का विरोधी नहीं था, वो सिस्टमैटिक अप्रोच का पक्षधर था, लेकिन उसका ज्यादा स्ट्रेस जो था वो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन को प्रस्तुत करने में था, अर्थात प्रादेशिक अध्ययन को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने में उसकी ज्यादा रुचि थी। अतः रीटर प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन का प्रबल समर्थक था और रीटर प्रदेशों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता था, ठीक है ना। कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए रीजन्स की। जब हम पृथ्वी के सतह पर अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हमारी दृष्टि जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस वाली होनी चाहिए। रीटर ने कई प्राकृतिक परिघटनाओं को समझाया और उनको वर्गीकृत करने का प्रयास भी किया। तो रीटर ने प्रकृति तथा सभ्यता के तत्वों एवं संस्कृति के मध्य सहसंबंध के अध्ययन में पर्यावरणीय निश्चयवाद के उपागम का अनुसरण किया था। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पर्यावरणीय निश्चयवाद बनाम संभववाद पढ़ते हैं तो रीटर हमें पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्कूल के साथ खड़ा मिलता है, ठीक है। और ये बात स्वाभाविक है कि ये होना ही है। क्यों? क्योंकि रीटर उद्देश्यवादी है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं वो ईश्वरीय जो सत्ता है, ठीक है, उसको स्वीकार करेगा और ईश्वरीय सत्ता से तात्पर्य निश्चित रूप से प्रकृति की सत्ता से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये बात स्पष्ट है, हम जानते भी, क्योंकि हम जब रीटर की शुरुआत में ही पढ़ते हैं कि वो उद्देश्यवादी था, तो ये तो परिलक्षित होता है कि हाँ, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं हमें पर्यावरणीय निश्चयवाद के साथ खड़े मिलेंगे। तो रीटर ने प्रकृति तथा सभ्यता के तत्वों एवं संस्कृति के मध्य, देखो सभ्यता के तत्वों एवं संस्कृति, ये है मैन रिलेटेड, है ना, मनुष्य जो समुदाय है कहीं भी रहता है, ये उससे रिलेटेड बातें हैं, और दूसरी तरफ है प्रकृति। तो संबंध किसमें है? प्रकृति और मनुष्य। संबंध किसमें है? प्रकृति और मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य का जो समुदाय है ना, उसी के लिए हम बात करते हैं सभ्यता के तत्वों और संस्कृति के मध्य के अध्ययन में पर्यावरण निश्चयवाद उपागम का अनुसरण करता था। और रीटर मानता था कि प्रकृति मनुष्य के भाग्य के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। जो विद्वान उद्देश्यवादी होगा वो निश्चित रूप से इसी उपागम के साथ अध्ययन का पक्षधर होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। प्रादेशिक भूगोल का प्रवर्तक था और भौगोलिक तत्वों के अंतर संबंध एवं भौगोलिक इकाइयों की एकरूपता की समझ रखता था। अब यहीं से हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि यहाँ इसी लाइन से निकल के आता है रीटर का अनेकता में एकता का सिद्धांत। देखिए कैसे, वो क्या कह रहा है, भौगोलिक तत्व दैट मींस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, ठीक है, के अंतर संबंधों, अर्थात इफ यू आर स्टडीइंग ए रीजन देन देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना। किसी भी प्रदेश में बहुत सारे भौगोलिक
तत्व पाए जाते हैं और उनके बीच में अंतर संबंध पाया जाता है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। एवं भौगोलिक इकाइयों की एक रूपता। अब ये अंतर संबंध समझिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिएगा लास्ट में। ये जो अंतर संबंध है, ये अंतर संबंध अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। Geographical elements might be the same in various regions. भौगोलिक तत्व अलग अलग प्रदेशों में हो सकता है एक जैसे हों, but their interrelationship, their interdependence, उनके आपसी अंतर संबंध और उनकी अंतर निर्भरता, that is not same. वो एक जैसी नहीं है, और वो एक जैसी नहीं है इसीलिए अनेक तत्व होने के बावजूद भी अलग अलग प्रदेश अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उनके अंदर एक विशिष्टता आती है जो उनको एक रूपता प्रदान करती है। इसी विचार से रीटर का वो विचार निकल के आता है जिसमें हम कहते हैं कि भाई रीटर एकता में अनेकता के विचार का प्रवर्तक था। ऐसा प्रदेश नदी बेसिन हो सकता है, पठार हो सकता है, अर्थात कोई भी प्राकृतिक इकाई हो सकती है। एवं सबसे बड़ी यदि हम प्रादेशिक इकाइयों की बात करें तो रीटर कहता है कि वो प्रादेशिक इकाइयां महाद्वीप हैं। सभी प्रदेशों से मिलकर पृथ्वी का संगठन बनता है। यदि आप सारे के सारे प्रदेशों को मिला दो तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थ, है ना। तो वो पृथ्वी का संगठन बनता है। और रीटर मानता था कि छोटे छोटे भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारण हेतु शुद्ध धरातल पत्रक मानचित्र होने आवश्यक है। ठीक है, ताकि आप प्रदेश के चारित्रिक लक्षणों को बेहतरी से समझ सको और एकरूपता और विभिन्नता को भी बेहतरी से समझ सको तथा क्षेत्र के विस्तृत विवरण का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे वहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, वनस्पति कैसी है, जीव जंतु कैसे हैं, वहाँ का मनुष्य समुदाय कैसा है। ठीक है, और ये जो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो भौगोलिक तत्व हैं, ठीक है, उनके अंतर संबंध कैसे हैं, उनके अंतर संबंधों का इतिहास कैसा रहा है। अर्थात किसी भी प्रदेश का जब आप अध्ययन करते हो तो ऐतिहासिक उपागम जो हिस्टोरिकल अप्रोच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी प्रदेश में रहने वाले जो मनुष्य समुदाय है वो जब वहाँ के वातावरण के साथ में अंतरक्रिया करते हैं तो उनकी जो सभ्यता विकास की यात्रा है, उनकी the journey of civilization of that particular this group of people, that is very important. वो बहुत important है क्योंकि वो जो उनके सभ्यता विकास की यात्रा है वो उनके परिवेश के साथ में अंतर संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इस रीचर को करते करते हम प्रादेशिक उपागम वास्तव में क्या होता है उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं जब हम रीटर को पढ़ते हैं। तथा क्षेत्र के विस्तृत विवरण का ज्ञान होना जरूरी है। उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे भौगोलिक तत्व जो पाए जाते हैं, भौगोलिक तत्व, भौतिक तत्व नहीं बोल रहे हैं हम भौगोलिक तत्व बोल रहे हैं, अर्थात भौतिक तत्वों के साथ जो मानवीय पक्ष है उसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वहाँ के भौगोलिक तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है और वहाँ के भौगोलिक तत्व आपस में कैसे अंतर संबंधित है इसका ज्ञान होना जरूरी है। और साथ ही साथ जरूरी है वहाँ की ये जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी हिस्ट्री का। ठीक है, तो कहीं न कहीं व्हेन यू आर दिस स्टडीइंग रीटर, you must have an idea that Reiter was having historical approach in his writing when he was, advocating the geography as a study of regional units. What was the meaning of that historical approach? He was with the view that in any region there are various geographical elements, and those geographical elements are interrelated with each other, and they are having interdependence on each other. Their interrelationship and their interdependence is not same in different regions. I mean,
their interrelationship and their interdependence, is having a different this orientation, a different character in different regions, and because of that, a, a regional identity is taking a place in particular areas, and that regional identity is reflecting in terms of regional homogeneity, and that regional homogeneity is giving birth to a separate region which is clearly distinct from the surrounding. And in this way, a region is emerged as a region, as a separate entity over the earth surface. And when we are studying this individuality or the individual character of a region, during that we must be aware about the entire historical processes which are responsible, or which are the basic which are the basic reason behind the behind this development of this individuality. So when we are talking about the historical approach, that means we must have our eyes on the history of interrelationship of various geographical elements in a particular region. ठीक है, तो यहाँ इस बात से पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि रीटर किस तरह से कहता है कि किसी भी क्षेत्र में अनेक भौगोलिक तत्व हैं, देर आर एन नंबर ऑफ जोग्राफिकल एलिमेंट्स. ठीक है, and those different geographical elements are interrelated to each other and are interdependent on each other. तो ये अनेकता की बात आ गई ना. Their interdependence and their interrelationship is not same in every region. सारे प्रदेशों में वो एक जैसी नहीं है और वो अलग अलग है. That is why you are having different kinds of regions. उसके अलग अलग होने के कारण ही आपको अलग अलग प्रकार के प्रदेश मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व वाले प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, जब एक प्रदेश बनता है तो वो एक समानता को प्रदर्शित करता है, वो एक काइंड ऑफ होमोजेनिटी इज रिप्रेजेंटेड देयर. वो होमोजेनिटी उसको एक सूत्रता में बांधती है ना, वो उसको एक बनाती है. ठीक है, और वो जो एकता है उसके पीछे जिम्मेदार अनेक भौगोलिक तत्व. सो दैट यूनिटी व्हिच वी आर सीइंग इन अ रीजन, दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू एन नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. अनेक भौगोलिक तत्व उसके लिए जिम्मेदार हैं. यहीं से अनेकता में एकता की बात निकलकर सामने आती है. ठीक है, फिर देखिए, ये सभी तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं. जितने भी जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. इनकी क्षेत्रों में भिन्नता और अंतर संबंधों की प्रकृति ही विभिन्न प्रदेशों के चारित्रिक गुणों का निर्धारण करती है, जिसकी बात हमने अभी अभी की. रीटर की इस प्रादेशिक अवधारणा से यह नहीं समझना चाहिए कि रीटर सामान्य अथवा क्रमबद्ध भूगोल का विरोधी था. ये बात हमने शुरू में ही की कि रीटर रीजनल ज्योग्राफी का प्रबल समर्थक था, लेकिन वो सामान्य या क्रमबद्ध भूगोल का विरोधी नहीं था. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि रीटर कहीं भी सिस्टमैटिक अप्रोच का विरोध करता था, है ना. ये बात हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती. ठीक है, रीटर कहीं भी इस ये द सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल जो ड्वालिज्म है, ये कहीं भी रीटर उस ड्वालिज्म को पोषित नहीं करता. रीटर इस ड्वालिज्म को नर्चर नहीं करता. रीटर बहुत स्पष्ट रूप में ये कहता है कि हम जब पृथ्वी को एक ऑर्गेनिक यूनिट के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो हमें निश्चित रूप से जो सामान्य उपागम है, जो क्रमबद्ध उपागम है, उसको अनुसरण करना चाहिए. लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि ये जो पृथ्वी जिसको हम एक ऑर्गेनिक यूनिट के रूप में देखते हैं, ये अनेकों प्रदेशों के चरित्र दर्शाती है. अर्थात इसकी भूसतह पर हमें बहुत तरह की विविधताएं देखने को मिलती है,
और वो विविधताएं अलग अलग प्रदेशों को जन्म देती है। इसलिए छोटे छोटे प्रदेशों के विस्तृत अध्ययन पर हमारा फोकस होना चाहिए। रीटर की रुचि किसी भी क्षेत्र की मानव जनसंख्या में विशेष तौर पर रहती थी, क्योंकि आप देखना कि पूरे के पूरे अपने अध्ययन में जब वो प्रादेशिक वर्णन कर रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय के पूरे एक ऐतिहासिक इतिहास की व्याख्या करता है। पूरे ऐतिहासिक इतिहास की व्याख्या करता है कि किस तरह से उस प्रदेश में मानव समुदाय जो है वो इतिहास के साथ साथ अपने वातावरण के साथ में समायोजन करता है, अपने वातावरण के साथ में ढलता है। मैं समायोजन का शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ही वाज विद द अप्रोच ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। ठीक है, इसीलिए मैंने ये समायोजन एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, उस शब्दावली का उपयोग किया, दैट हाउ the society in a particular region trying to adjust with environment. So he is taking the historical account of this entire journey. ये जो पूरा इतिहास है किसी क्षेत्र में मानवीय समुदाय अपने वातावरण के साथ में किस प्रकार से समायोजन करता है, इस पर रीटर की दृष्टि रहती है। और इसी कारण है कि हम ये बात कहते हैं कि रीटर ऐतिहासिक दृष्टि के साथ में आगे बढ़ता है, हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। अब देखिए, रीटर की मान्यता थी कि भूगोल का केंद्रीय लक्ष्य तभी पूरा होता है जब यह समझ लिया जाए कि किस प्रकार मानव अपने निवास क्षेत्र को प्रभावित करता है और किस प्रकार मनुष्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और अवसरों से प्रभावित होता है। So this is the central focus of the subject geography. ठीक है, ये केंद्रीय लक्ष्य है उसका, ये एक तरह से सेंट्रल फोकस है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें किस प्रकार मानव अपने क्षेत्र को प्रभावित करता है, हाउ मैन इन्फ्लुएंसेस द सराउंडिंग, बट he was not with the view of man's supremacy. ये ध्यान रखना, वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो बात कर रहा है कि किस प्रकार मानव अपने निवास क्षेत्र को प्रभावित करता है। और मानव का निवास क्षेत्र का मतलब हुआ सराउंडिंग, एनवायरमेंट, वातावरण। ठीक है, और किस प्रकार मनुष्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और अवसरों से प्रभावित होता है, एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय the various opportunities as well as challenges which they are facing by the surrounding or by the environment. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस को कई बार देकर और पूछ लिया जाता है कि ये सेंटेंस किसका है। इसमें थोड़ी सी हम कई बार शुरू की लाइन को देख के हमें ऐसा लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं संभववादी दृष्टि दिखाई दे रही है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये शायद रीटर ने नहीं कहा होगा, क्योंकि रीटर तो पर्यावरणीय निश्चयवादी था। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस रीटर का है। ठीक है, जहां जो सेंट्रल फोकस है रीटर का वो इसी बात पे था कि हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन, राइट। फोकस उसी पे था, लेकिन उन्होंने उसको इस बात की इस तरह रखा था कि किस प्रकार मानव अपने निवास क्षेत्र को प्रभावित करता है और किस प्रकार मनुष्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और अवसरों से प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ ये अगला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में रीटर की जो गूढ़ दृष्टि है पर्यावरणीय निश्चयवाद की वो भी सामने आती है। देखिए, किसी भी प्रदेश के अधिकतम सांस्कृतिक उत्थान के काल के समय वहां प्रकृति और संस्कृति में सबसे बेहतर सामंजस्य पाया जाता है। That means if you are seeing that in any region there is cultural advancement, right? So there is a kind of spurt in development of civilization. So that period, is a period when you will find that there is a very good adjustment between the nature and culture. ठीक है, अब इसको यूं समझिएगा
कोई भी समुदाय, कोई भी मानव समुदाय प्रकृति के विरुद्ध जाकर विकास नहीं कर सकता। इस पूरे सेंटेंस की आत्मा क्या निकलती है? कोई भी मानव समुदाय प्रकृति के विरुद्ध जाकर विकास नहीं कर सकता। तो मैं फिर पढ़ रहा हूं, किसी भी प्रदेश के अधिकतम सांस्कृतिक उत्थान, ठीक है, अधिकतम सांस्कृतिक उत्थान मतलब मैक्सिमम जो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट से मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन से है, ठीक है। आप वो देखते हो तो वो जो काल है जब ये आपको देखने को मिल रहा है, द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, इन दैट पीरियड there is very good this coexistence, or there is very good this combination, or there is a very good interdependence, there is very good adjustment between the nature and culture, है ना। इनके अंदर बहुत अच्छा तालमेल है। जब प्रकृति के विरुद्ध जाती है संस्कृति, तब कभी भी सांस्कृतिक उत्थान चरम पे नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब कि मानव समुदाय केवल और केवल प्रकृति के द्वारा प्रदत्त रास्ते पर चलकर ही अपने सभ्यता विकास को चरम पर ले जा सकता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ? नेचर। डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ? नेचर। तो ये ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, ये भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस है रीडर का ही। तो कई बार ये सेंटेंस देकर भी पूछा जा सकता है कि देख ये किसने बताया, है ना, ये सेंटेंस जो है ये किसका दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी दृष्टि से रीडर ने प्रदेशों का ऐतिहासिक अध्ययन किया, ठीक है। अब देखिए, अनेकता में एकता की संकल्पना, जिसके लिए भी हम काफी जानते हैं रीडर को। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब आप अनेकता की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं देयर आर n नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, और जब आप एकता की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं किसी भी प्रदेश के अंदर, है ना, इन एनी द रीजन ओवर द अर्थ सरफेस you'll find some sort of homogeneity, because without that homogeneity you cannot identify any reason. So if there is a reason, that means there is some sort of homogeneity, and that homogeneity is the outcome of a different kind of interdependence and interrelationship between various geographical elements. और वो जो होमोजेनिटी है, वो जो समानता है, वो आई कहां से? ये जो विविध प्रकार के जो भौगोलिक तत्व हैं, उनके विशिष्ट प्रकार के अंतर संबंधों और अंतर निर्भरता से वो एक रूपता जन्म लेती है। और इसी को हम रीडर का अनेकता में एकता की संकल्पना के रूप में देखते हैं। अब देखिए, रीडर प्रकृति की अनेकता में एकता की अवधारणा से प्रभावित था। किसी भी प्रदेश में विविध घटनाओं के मध्य अंतर संबंधों, किसी भी प्रदेश में, ध्यान रखना, है ना, विविध घटनाओं, ये भौगोलिक घटनाएं हैं, है ना, के बीच अंतर संबंधों व कार्य कारण संबंधों को समझने पर बल देता है, जिसके कारण क्षेत्रीय समानता विकसित होती है। इसका मतलब किसी भी प्रदेश के अंदर ये जो होमोजीनियस कैरेक्टर आता है, जो होमोजेनिटी का गुण आता है, ठीक है, उसके पीछे जो चीज मूल रूप से उत्तरदायी है, जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो क्या है? वो है इंटररिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स एंड फेनोमेना। अनेक प्रकार के जो भौगोलिक तत्व और परिघटनाएं हैं, उनके बीच अंतर संबंध, ठीक है, अथवा जिन्होंने क्षेत्रीय समानता को जन्म दिया, क्योंकि इसी से यूनिक आइडेंटिटी डेवलप होती है किसी भी रीजन की। तो रीडर ने यह दृष्टिकोण कांट के कार्यों से लिया था। ये ध्यान रखना,
कि कांट बेसिकली हम उसको एक रीजनल जोग्राफर के रूप में नहीं जानते, लेकिन हमने कांट को जब पढ़ा तो हमने देखा कि उन्होंने कुछ रीजनल अकाउंट्स भी लिखे थे। तो ये जो अप्रोच रीटर ले रहा है, ठीक है, अनेकता में एकता की जो संकल्पना रीटर ले रहा है, ये किससे प्रेरित है, ये यदि आपको ध्यान रखना है। सो दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट वर्क्स ऑफ कांट, है ना, कांट के कार्यों से प्रभावित है। निश्चित रूप से प्रादेशिक उपागम है ना, और यही तो चीज है जो रीटर को एक स्थापित प्रादेशिक भूगोल का विद्वान सा बनाती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, ठीक है, जलवायु, उत्पादन, सभ्यता, जनसंख्या और इतिहास के संदर्भ में एक इकाई है। ठीक है, अब आप पृथ्वी की सतह पर कोई भी प्रदेश देख लीजिए, कोई भी प्रदेश देख लीजिए, उसकी अपनी जलवायु होगी या नहीं होगी, उस जलवायु के कारण, है ना, और वहां के मानव संसाधन के कारण, ध्यान रखना दोनों चीजें, बहुत सारे प्राकृतिक उत्पादन के पीछे उत्तरदायी होगी वहां की जलवायु, है ना। इवन बहुत सारे जो अन्य उत्पादन है उनके पीछे भी उत्तरदायी होगी वहां की जलवायु, क्योंकि जलवायु से वहां की एग्रीकल्चरल या वहां की जो जैसे नेचुरल वेजिटेशन, ये सब प्रभावित होती है, और वहां से जो इनपुट प्राप्त होता है उससे कई प्रकार की सेकेंडरी एक्टिविटीज रन होती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से सेकेंडरी एक्टिविटीज जो रन होती है उस पर भी इंपैक्ट आता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक और एलिमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन को दिशा देता है, वो होता है वहां के मानव संसाधन की प्रकृति। ठीक है, तो उत्पादन के साथ साथ जनसंख्या की बात करना स्वाभाविक है ना। फिर सभ्यता, सभ्यता का मतलब ये हुआ कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसमें वो कहाँ है, दैट स्पेशली what is the technological advancement of that particular society. So because that technological advancement decides the relationship between the man and environment. किसी भी क्षेत्र में जो सभ्यता विकास की कोटि है, जो तकनीकी विकास से प्रभावित होती है, वो ये तय करती है कि वहाँ का समुदाय अपने आसपास के वातावरण के साथ में किस प्रकार अंतरक्रिया करता है, किस प्रकार के अंतर संबंध स्थापित करता है। और निश्चित रूप से क्योंकि वो बहुत ज्यादा रुचि रखते थे हिस्टोरिकल अप्रोच में, तो वो बात करते हैं इस क्षेत्र में मानव जनसंख्या के विकास, मानव के सभ्यता विकास के इतिहास की भी। ठीक है, तो मैं फिर इसको बता रहा हूं क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रत्येक प्राकृतिक सीमा से घिरा क्षेत्र, है ना, जिसके अंदर हम इन सब बातों की बात करते हैं, ठीक है, जलवायु की, उत्पादन की, सभ्यता की, इतिहास की, इन सब के संदर्भ में वो एक इकाई है, अर्थात वो एक प्रदेश, अर्थात वो एक प्रदेश है। रीटर ने भौगोलिक विज्ञान में ऐतिहासिक तत्व शीर्षक नाम से निबंध लिखा था, जिसमें इस बात पर बल दिया कि भूगोल का कार्य मात्र क्षेत्र के आंकड़ों का एकत्रीकरण या सामान्य नियमों के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थान से स्थान के संबंध एवं भूदृश्यों की स्थानीय तथा सामान्य परिघटनाओं को बांधने वाले नियमों का स्पष्टीकरण भी है। यही चीजें हमने सारी की सारी अभी पढ़ी है। तो रीटर कह रहा है कि when you are going for description of a region, जब आप किसी एक प्रदेश का वर्णन करते हैं, so that doesn't mean that you will just circulate the facts. इसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल और केवल तथ्य जो है उनको एकत्र करके उनको प्रस्तुत कर दो। Rather it is important that you should talk about the general laws, है ना, आपको सामान्य नियमों का वर्णन करना है, लेकिन वहां तक भी आप सीमित नहीं है। उसके आगे आपको क्या करना है, you have to have focus on the relationship between place to place, स्थान से स्थान के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है, और वहां के जितने भी जो लैंडफॉर्म्स हैं, है ना, वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं आदि से प्रभावित होकर स्वरूपित हुए हैं, इन सब का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। इसके बिना
आपका जो प्रादेशिक अध्ययन है, ठीक है, वो एक साइंटिफिक अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेक्षण आधारित अनुभविक उपागम वाला आदमी जो है वो निश्चित रूप से ये बात करेगा कि आप किसी प्रदेश का यदि वर्णन कर रहे हैं तो यू मस्ट फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंधों को उजागर करना ये आपका काम होना चाहिए। अतः भूगोलविद का कार्य कार्य कारण संबंधों की खोज है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। किसी भी प्रदेश ने, है ना, कोई एक इंडिविजुअल पहचान बनाई है तो उसके पीछे अंतर्निहित कारक क्या है, ठीक है, तथा प्रकृति के धरातल पर वितरित स्थानिक परिघटनाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन। यही जो पूरा पैराग्राफ है ये बताता है कि रीटर की अनेकता में एकता की परिकल्पना या संकल्पना क्या थी। रीटर के अनुसार भूगोल का जो प्राथमिक सरोकार है वो मनुष्य के आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन, मनुष्य के आवास के रूप में, क्योंकि रीटर ये कहता है कि भाई ये जो पृथ्वी है ना, इसका सृजन जो है वो ईश्वर ने मनुष्य के लिए किया है, ठीक है। सो यू मस्ट स्टडी अर्थ एज द एज ए हाउस ऑफ दिस पीपल, है ना, लोगों के घर के रूप में, कि भाई ये मनुष्यों का घर है, ये लोगों का आवास है ना, हैबिटाट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसके रूप में आपको ये, क्योंकि ईश्वर की योजना ही ये थी पृथ्वी को बनाने के पीछे कि वो मनुष्य जो प्रजाति है उसके लिए घर बना रहा था, ठीक है। ऐसी एक सोच के साथ, क्योंकि ये ईश्वरीय आस्था का प्रतीक है, ये जो सेंटेंस है अपने आप में ये टेलियोलॉजिकल अप्रोच को प्रदर्शित करता है। फिर इसकी मान्यता थी कि ईश्वर ने पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक वस्तु, देखिएगा यहाँ पर उसकी उद्देश्यवादी जो सोच है वो बिल्कुल निकलकर सामने आती है कि प्रत्येक वस्तु का सृजन मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया। दैट मीन्स ये जो पूरी पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया ही मनुष्य के लिए है, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब जो ईश्वर की देन है, और वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने ऐसा किया। रीटर के अनुसार जिस प्रकार शरीर का निर्माण आत्मा के लिए होता है, ठीक है ना, भाई आत्मा कहाँ है, हमारे शरीर में है ना, ठीक है, तो हमारा शरीर आत्मा का घर हुआ ना, आत्मा का घर हुआ ना हमारा शरीर। इसी प्रकार वो ये कह रहा है कि भौतिक पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए किया है, मतलब मनुष्य, ये पूरी पृथ्वी एक तरह से शरीर है और मनुष्य उसकी आत्मा है। आई बात समझ में? किसको किससे संबंधित किया भाई? जब हमारा शरीर जो होता है उसमें से आत्मा निकल जाती है तो हम ये कहते हैं ना कि भाई अब इसका कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि ये आत्मा का घर था और आत्मा गई, ठीक है। वो कह रहा है कि जिस तरह से शरीर का निर्माण आत्मा के लिए किया गया है ना, उसी तरह पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए किया गया। तो पृथ्वी यहाँ पर किसके समकक्ष रखी गई? शरीर के, है ना, और मनुष्य किसके समकक्ष रखा गया? आत्मा के, ठीक है। रीटर प्रकृति की एक रूपता में विश्वास रखता था। प्रकृति की एक रूपता, ये स्लाइड देखिए, रीटर प्रकृति की एक रूपता में विश्वास रखता था। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि चीजें जब हमें समझ में आने लगेगी ना तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, चाहे सवाल कैसे भी आए हम आराम से उसको कर सकते हैं। अब देखिए, रीटर के अनुसार भूगोल के बारे में यदि हम देखें तो हमें तीन ऐसी बातें सामने आएगी, हमारे तीन ऐसे मौलिक तथ्य हम देखेंगे जिसके पीछे हम कोई तर्क नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम कोई तर्क प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। इसीलिए यही जब ये इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो फिर रीटर उद्देश्यवादी बनता है, ठीक है, क्योंकि फिर रीटर मानता है कि नहीं, ये जो मौलिक तथ्य हैं, इन तथ्यों के बीच में, इन तथ्यों के बारे में हमारे पास में कोई भी तार्किक
आधार है ही नहीं। कौन कौन से हैं वो तथ्य? पहला, ब्रह्मांड में पृथ्वी की विशिष्टता। अब क्यों? अब ये बात तो आज भी हमें नहीं पता, ठीक है। वाई वी फाइंड लाइफ ऑन अर्थ, वाई नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स, जो अब तक हमारा ज्ञान है उसके आधार पे। अब ठीक है, ये तो पता है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है, पर पृथ्वी के ऊपर क्यों पाया जाता है और बाकी जगह क्यों नहीं पाया जाता, ये आंसर तो हम आज भी नहीं दे सकते। इसके पीछे तो कोई तर्क हमारे पास आज भी नहीं है। दूसरी बात, पृथ्वी एक विशिष्ट प्राणी मनुष्य के घर के रूप में। अब भाई क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि ये पृथ्वी जो है ना, इसकी तो रचना ही मनुष्य के घर के रूप में की गई है, ठीक है। तो बेसिकली ईश्वर के दिमाग में ये था कि भाई मुझे मनुष्य बनाना है और मनुष्य के लिए हैबिटाट तैयार करना है, ठीक है। और वो हैबिटाट जो है वो तैयार किया तो ये पृथ्वी बनी। आ गई मेरी बात समझ में? अब इसके पीछे कि भाई मनुष्य पृथ्वी पर ही क्यों है और कहीं क्यों नहीं, तो ये सब इन सब बातों के लिए ये तथ्य सही है। तथ्य पहला भी सही है, मौलिक तथ्य है पहला भी, लेकिन उसके पीछे कोई तार्किक आधार हमारे पास नहीं। दूसरा तथ्य भी मौलिक है, लेकिन उसके पीछे कोई तार्किक आधार हमारे पास में नहीं है। तीसरा, कई भौगोलिक तथ्यों का मौलिक स्पष्टीकरण, जैसे विश्व की बड़ी भू इकाइयों में चारित्रिक विभिन्नता आदि का स्पष्टीकरण हमारे पास में नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी यदि भू इकाई होगी तो निश्चित रूप से वो अनेकों प्रकार के जलवायु कटिबंधों और अनेकों प्रकार के भूदृश्यों वाली होगी, ठीक है। तो इनके अंदर जो मौलिक जो चारित्रिक भिन्नताएं पाई जाती है, क्यों पाई जाती है ना? उनका हमारे पास में क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं कि हाँ पाई जाती है, उसके पीछे उनकी लोकेशन जिम्मेदार है, ये प्रोसेस जिम्मेदार है, लेकिन हम और पीछे जाएं क्यों, तो हमारे पास में आंसर नहीं है। तो इस तरह के जो तथ्य है उन्हीं को लेकर रीटर उद्देश्यवादी है। ये ध्यान रखना, रीटर अपने प्रादेशिक भूगोल के वर्णन में बहुत वैज्ञानिक है, ठीक है। उसमें उसमें वो कभी नहीं कहता कि आप केवल और केवल वहां पर पाए जाने वाले तत्वों के सामान्य विवरण तक सीमित रहकर और प्रदेश के अनूठेपन को समझा दीजिए। अब देखिए, रीटर ने बल दिया कि भूगोल एक अनुभविक विज्ञान है। अब अभी अभी हमने बात की कि वो तथ्य बता रहा है कि जिनका हमारे पास में कोई आंसर नहीं है, हमारे पास में कोई तार्किक आधार नहीं है, तो यहाँ उद्देश्यवादी दृष्टि होती है। लेकिन वो कह रहा है कि जिनका तार्किक आधार हमारे पास है या जिनका तार्किक आधार हम तैयार कर सकते हैं, उनको तार्किक आधार पर ही समझा जाना चाहिए। रीटर का मानना था कि पृथ्वी के संबंध में ज्ञान प्रेक्षणों से प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। और यही चीज है जो रीटर को अनुभविक बताती है, क्योंकि सी बेसिकली दिस empirical approach this empirical approach is based on the on the patterns of observation only। ये प्रेक्षणों पर ही आधारित उपागम है ये, ठीक है। हालांकि वो ये बात कह रहा है प्रेक्षण आधारित होनी चाहिए, लेकिन खुद बहुत बढ़िया एक बहुत डेडिकेटेड फील्ड वर्कर नहीं था, है ना। फिर देखिए, रीटर का जो एक बहुत एक्सटेंसिव वर्क है अर्धकुंडे, इससे तात्पर्य है प्रकृति और मानव के इतिहास के संबंध में पृथ्वी का विज्ञान। लिटरल मीनिंग निकलता है केवल पृथ्वी का विज्ञान। यदि आप इसका लिटरल मीनिंग देखो, अर्धकुंडे का जर्मन वर्ड है, तो निकलता है पृथ्वी का विज्ञान, है ना, भूविज्ञान या पृथ्वी का विज्ञान। लेकिन रीटर इसको किस दृष्टि से लेता है? प्रकृति और मनुष्य के इतिहास के संबंध में, ठीक है। ये जो मैन एंड नेचर रिलेशनशिप है ना, उसकी हिस्ट्री के संदर्भ में मानव का इतिहास अथवा सामान्य तुलनात्मक भूगोल का अध्ययन। क्यों कहा तुलनात्मक भूगोल का अध्ययन?
क्योंकि यही अर्धकुंडे हैं जिसके अनेकों वॉल्यूम अलग अलग प्रदेशों के अध्ययन को समर्पित है। और रीटर जब अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन करता है तो वो कंपैरेटिव अप्रोच, तुलनात्मक उपागम है, उसको लेकर आगे चलता है। इसके जो 19 खंड आए उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है केवल, कि जो पहले 2 खंड है ना, जो शुरू में प्रकाशित हुए 1817-18 में, फिर द्वितीय संस्करण में 1 खंड आया, फिर 6 और खंड प्रकाशित हुए, और फिर लास्ट में 11 और खंडों का प्रकाशन हुआ। और ये सारा काम प्रकाशित हो गया था रीटर के रहते रहते। अब देखिए, रीटर इन खंडों में मात्र एशिया और अफ्रीका का ही वर्णन कर पाया। ठीक ठाक जीवन जिया इन्होंने, लंबा जीवन जिया, उसके बाद भी वो केवल और केवल 2 महाद्वीपों का विस्तृत वर्णन कर पाए। और इन खंडों में रीटर प्रादेशिक भूगोल की नई विधा प्रस्तुत की, जिसमें अध्ययन क्षेत्र के संपूर्ण परिदृश्य को वर्णित किया। संपूर्ण परिदृश्य से मतलब कि उसने जो अध्ययन क्षेत्र, जिसको एक प्रदेश के रूप में वो ले रहे हैं, उसमें जितने भी जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उन सब को लिया, उनकी इंटरडिपेंडेंस को लिया, उनकी इंटर रिलेशनशिप को लिया। इससे उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच आई। रीटर विभिन्न देशों और क्षेत्रों के संबंध में दी जाने वाली निर्जीव तथ्यात्मक जानकारी का आलोचक था, कि यार ये यहां तक आप ये मत मानिए कि भूगोल का काम यही है बस, कि आप खाली के प्रदेशों को लें और उन प्रदेशों के बारे में बता दें कि भाई वहाँ क्या क्या है, कहाँ कौन सा नगर है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है। इससे नहीं बनता भूगोल, है ना, इससे भूगोल नहीं बनता। ठीक है। और वो डिडक्टिव रीजनिंग का पक्षधर था। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि जैसे आप बहुत सारे प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हो, तो बहुत सारे प्रदेशों का अध्ययन करते हो तो आप क्या करते हो, बहुत सारे जो सामान्य नियम है जो पहले से विषय में है, आप उनकी जांच की कोशिश भी करते हो। उससे 2 फायदे हैं। एक, सामान्य नियम की सत्यता की जांच हो जाती है ना, और दूसरा कि प्रदेश के अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टि मिलती है। ये दोनों काम इससे हमारे हो जाते हैं। रीटर के द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख विचार, है ना, ये ध्यान रखना है, इस पे थोड़ा सा हमें गौर करना है, क्योंकि ये एक फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं कई बार। जल, स्थल और जल गोलार्धों की संकल्पना। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में जल और स्थल के अनुपात में अंतर को बतलाया, कि भाई ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है दैट इज बेसिकली लैंड हेमिस्फीयर, और जो 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 सदर्न हेमिस्फीयर है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द वास्ट दिस ओशनिक स्प्रेड, ये वो जलमंडल है साहब, वो एक तरह का जल गोलार्ध है, वो है ना, वाटर हेमिस्फीयर है। दूसरा, स्थल और जल के विभिन्न दरों से गर्म और ठंडे होने के तथ्य को प्रस्तुत किया। This is something very important because that became the foundation of various theories later on. उसने कहा कि भाई ये जो लैंड एरियाज हैं, है ना, और जो ओशनिक पार्ट है इनके गर्म और ठंडे होने की जो रेट्स है ना, रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, दैट इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। फिर इसने एक और फैक्ट बताया कि महाद्वीपों की तट रेखा आंतरिक भागों के तटीय भाग से संपर्क तथा प्रजाति संबंधी विभिन्नताओं को रेखांकित किया, है ना। महाद्वीपों की तट रेखाएं आंतरिक भागों के तटीय भाग से संपर्क मतलब जो 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 कॉस्ट है वो अपने हिंटरलैंड से कितना क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है, तथा प्रजाति संबंधी विशेषताओं को रेखांकित किया। ठीक है, कि जिनके आंतरिक भागों से गहरे संबंध है वहाँ किस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती है, जहाँ आंतरिक भाग जो है वो अलग विलग है और तटीय भाग में रहने वाले जो मानवीय समुदाय हैं वो विलग रूप में है, वहाँ कैसी दशाएं देखने को मिलती हैं। अफ्रीका के लिए इसने कहा कि ये काले लोग यहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ जो तटरेखा है वो यही तीसरा पॉइंट है, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये थर्ड पॉइंट का ही। और यहाँ पर जो कॉस्ट लाइन है वो छोटी और
और वो स्ट्रेट है ना, उसमें बहुत ज्यादा कटी फटी नहीं है वो। आंतरिक भागों का समुद्र तट से न्यून संपर्क पाया जाता है। दिस वॉज द जनरलाइजेशन फॉर अफ्रीका। फॉर दिस फॉर दिस 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 थर्ड पॉइंट, ये तो तीसरा पॉइंट है, इसके लिए है ये सामान्यीकरण, है ना। और वो क्या कह रहे हैं वो, कि भाई अफ्रीका के अंदर जो है लोग हैं वो देयर आर ब्लैक पीपल, ठीक है। कॉस्ट लाइन जो है दैट इज स्मॉल एंड स्ट्रेट, कटी फटी नहीं है वो, एंड this cost line is having minimum this interrelationship with the parts of interior। आंतरिक भागों से वो बहुत कम संबंधित है, बहुत कम है, उनका उनका आपसी मेलजोल बहुत कम है। एशिया के लिए कह रहा है कि ये जो पीले लोगों की भूमि है, समुद्री खाड़ियों की अधिकता है। अब देखो, समुद्री खाड़ियां अधिक होगी ना तो तटरेखा कटी फटी होगी, लंबी भी होगी, है ना। सो दैट मीन्स कॉस्ट लाइन इज नॉट स्ट्रेट एंड एट द सेम टाइम इट इज लॉन्ग एनफ। आंतरिक भागों का समुद्र तटों से न्यून संपर्क, बट स्टिल इन दिस पार्ट ऑल्सो, इन एशियाटिक पार्ट ऑल्सो, the interior of these parts are not very much connected with the coast, with the societies which are residing in the coastal region। यूरोप के लिए वो कह रहा है ना, क्योंकि खुद भी यूरोप से कह रहा है भूरे लोगों की भूमि है ये, तटरेखा कटी फटी, एशिया की तरह है तटरेखा, और लंबी है, कटी फटी है और लंबी है, ठीक है। जो डिफरेंस है एशिया में और यूरोप में वो ये है कि दे आर हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कोस्टल पार्ट एज वेल एज बिटवीन द कोस्टल पार्ट एंड द पार्ट्स ऑफ इंटीरियर। तटीय भागों में और आंतरिक भागों में बहुत गहरा संबंध है ना, बहुत इंटरडिपेंडेंस है दोनों के अंदर, बहुत इंटर रिलेशनशिप है दोनों के अंदर, दोनों जुड़े हुए हैं। अमेरिका, क्योंकि उस समय तक इतना बोलबाला नहीं था अमेरिका का, उसने कहा कि ये लाल लोगों का महाद्वीप है बस, ठीक है। अब ये थोड़ी सी एक बात और करेंगे कि क्या समानताएं थी रीटर में और हमबोल्ट। दोनों जर्मन जोग्राफर्स थे, एक ही समय लगभग एक ही समय को बिलोंग करते थे। urged human geographers to adopt the methods of scientific inquiry। दोनों ने ही, क्योंकि दोनों एम्पिरिकल स्कूल से थे, दोनों अनुभविक शाखा से थे, इसलिए दोनों ही इस बात पे जोग्राफर्स को उन्होंने स्टिमुलेट किया कि वी मस्ट अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी यूज्ड बाय नेचुरल साइंटिस्ट। जैसे प्राकृतिक विज्ञानी वैज्ञानिक विधाओं को अपनाकर आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार भूगोलविदों को भी वैज्ञानिक विधाओं पर अपना काम करना चाहिए, है ना। साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के मेथड्स को अपनाते हुए उनको अपना काम प्रस्तुत करना चाहिए। कंसंट्रेटेड ऑन हाउ द फिजिकल एनवायरनमेंट कॉज्ड सोशल डेवलपमेंट। दोनों पर्यावरणीय निश्चयवादी थे, तो दोनों के अंदर एक बात कॉमन थी कि वो ये कहते थे कि किस तरह समाज का विकास जो है, ठीक है, उसको भौतिक वातावरण ने दिशा दी है, और दोनों ही पर्यावरणीय निश्चयवादी थे, ठीक है। इस तरह से ये मॉडर्न ज्योग्राफी की नींव पड़ती है, और इसके बाद में हम आगे जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल है, फ्रांस स्कूल है, जर्मन स्कूल के जो बाकी विद्वान हैं, उनका आने वाले समय में अध्ययन करेंगे।